तो एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में। तो बेटा आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 4 क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 4 की हम शुरुआत करें उससे पहले जरा लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ चुके थे हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, या थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस की क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है। तो देखो हमारी जो जर्नी अभी तक स्टार्ट थी या जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं उनमें सबसे पहले हमने आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ऑफर्स होते हैं इनमें कौन कौन से आपके रूल रेगुलेशन होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको कवर कराया है। साथ ही साथ आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन ए से लेकर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच तक हमने आपको कवर करा दिया है, जिसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, फिर सबसेक्शन सी, सबसेक्शन डी, सबसेक्शन ई, सबसेक्शन एफ और सबसेक्शन जी एच भी आपका क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। जिसमें आपने ये भी जान लिया है कि वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। ठीक है, जब आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ा रहे थे याद करिए ज़रा, तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट आपके 3 तरीके से बनते हैं, वैलिडेशन के आधार पे, फॉर्मेशन के आधार पे और परफॉर्मेंस के आधार पे। तो आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन आपका ई एफ जी ये आपका वैलिड वाइड और वाइडेबल की बात करता है, इनलीगल की बात करता है, फिर आगे आपने इनलीगल का देखा था, इनफोर्सेबल का देखा था। फिर फॉर्मेशन में आपने एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी और ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट देखा था। फॉर्मेशन की परफॉर्मेंस की बात करें जिसमें आपने एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में आपने 2 ठे देखा था, जिनमें एक आपका बेलमेंट और एक यूनिलैटरल और एक दूसरा क्या था आपका बाईलैटरल था। याद है कि नहीं याद है? यूनिलैटरल में क्या था कि एक पार्टी अपना काम नहीं कर रही थी, और बाईलैटरल में क्या था कि दोनों पार्टी अपना अपना काम नहीं कर रही थी, यानी उनका लीगल ऑब्लिगेशन दोनों का एज इट इज आउटस्टैंडिंग था। फिर उसके बाद कुछ और चर्चा हमने की थी जिसमें आपने डिफरेंस को देखा था, वाइड और वाइडेबल का डिफरेंस देखा था आपने। फिर साथ ही साथ हमने आपको वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बारे में भी पूरा का पूरा बता दिया है। फिर उसके बाद ये सब आपका एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी ये सब हो चुका है हमारा। देखो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो भैया आप सबसे पहले इन सबको आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जब आप सीक्वेंस से पढ़े रहेंगे तब जाके ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप भाग भाग के पढ़ेंगे ना, जैसे बंदर देखा है, बंदर बंदर क्या करता है, एक डाल पे बैठ के फिर दूसरे डाल पे जंप कर जाता है, फिर वो ना इस डाल का रहता है ना उस डाल का रहता है। ठीक है, वो डाले डाल बदलता रहता है। तो आप ऐसा मत करिए, आप सीक्वेंस से क्या करिए, चलिए लेक्चर 1 2 देन 3 और देन उसके बाद आपका ये क्या 4। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने आपको लास्ट टॉपिक या लास्ट लेक्चर हमारा जो था, उस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काइंड ऑफ ऑफर के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था मैंने हाउ मेड और टू होम मेड, यानी कैसे ऑफर करें और किसके लिए ऑफर करें। तो किसके लिए ऑफर करें में मैंने आपको बताया था 2, एक होगा आपका जर्नल, दूसरा होगा आपका क्या स्पेशल। कैसे करें, या तो एक्सप्रेस वे में करिए आप, यानी आप या तो ओरल कर दीजिए या तो आप क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस ऑफर। और दूसरा क्या है आपका इम्प्लाइड कर दीजिए, यानी आप अपने बॉडी लैंग्वेज या वो कार्य कर दीजिए जिसकी वजह से ऑफर क्या हो जाए, निकल आए। यानी आप जगह जगह जाके बैनर पोस्टर लगवा दीजिए, तो आप कह तो किसी से नहीं रहे हैं लेकिन एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं आप, तो ये भी तो एक तरीका है ऑफर देने का। फिर उसके बाद कुछ और ऑफर हमने देखे थे जिनमें जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर हमने देखा था। और इन पांचों में से हमने सिर्फ अभी तक आपको क्रॉस ऑफर के बारे में क्या कराया है, एक्सप्लेन कराया है कि क्रॉस ऑफर होता क्या है। क्रॉस ऑफर बताया या काउंटर ऑफर बताया है, एक बार आप मेरे को क्लियर कर देंगे। काउंटर ऑफर बताया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ क्या बताया है, काउंटर ऑफर ही बताया है, मतलब हमारा क्रॉस ऑफर नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अगला हेडिंग लिख लीजिए आपका। चलिए, तो बेटा जी अगली हेडिंग हमारी क्या है आपकी, क्रॉस ऑफर। ठीक है, काउंटर हो चुका है ना। देखिए क्रॉस ऑफर कहानी क्या है, कहानी क्रॉस ऑफर कहता क्या है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए
ये है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक दूसरा पर्सन है क्या, बी। ए के पास 1 लाख रुपए की कार है। ए के पास कितने रुपए की कार है बेटा, 1 लाख रुपए की कार है। और ए अपनी ये जो कार है ये बी से खरीदना, बी को बेचना चाहता है। ए अपनी कार किसको बेचना चाहता है, बी को बेचना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचो। तो इसका मतलब आप ए क्या करेगा, बी को ऑफर करेगा ना, बताओ मेरे को। बी को क्या करेगा, ऑफर करेगा और कहेगा बी भाई क्या आप मेरी कार खरीदोगे। और बी क्या कहेगा, अगर उसको लेना होगा तो वो कहेगा ठीक है हम लेंगे, और अगर उसको नहीं लेना होगा तो वो डिनाई कर देगा। ठीक है, तो यानी समझो ध्यान से, यहां पर हुआ क्या कहानी आपकी काउंटर ऑफर में हुई कि क्रॉस ऑफर में कहानी हुई क्या कि ए ने बी को ऑफर किया अपनी कार को बेचने के लिए। ए ने किसको ऑफर दिया, बी को ऑफर दिया अपनी कार को क्या करने के लिए, बेचने के लिए। मतलब मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। सेम टाइम बी को ये नहीं पता कि ए ने मेरे को ऑफर दे दिया है। भाई मान लीजिए ऑफर उन्होंने कुरियर से भेजा हो, ऑफर कैसे भेजा हो, कुरियर से भेजा हो, या ऑफर आपने मैसेज से भेजा हो लेकिन मैंने मैसेज नहीं देखा। मेरे मैसेज देखने से पहले ही, बी के मैसेज देखने से पहले ही, यानी ए का ऑफर मेरी नॉलेज में आए, मेरी नॉलेज यानी बी के नॉलेज में, बी की नॉलेज में आने से पहले ही बी ने भी ए को सेम चीज के लिए ही ऑफर कर दिया कि सर मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, मैं आपकी कार क्या करना चाहता हूं, खरीदना चाहता हूं। यानी इसका मतलब ये है कि बी को ये नहीं पता है कि ए ऑलरेडी ऑफर कर चुका है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो बेटा जहां पर दोनों पार्टी ओरिजिनल ऑफर की इंफॉर्मेशन में ही नहीं है, उस प्रकार के ऑफर को हम क्या कहते हैं, आपका क्रॉस ऑफर कहते हैं। उस प्रकार के ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है इफ ए मेक प्रपोजल टू बी, ए ऑफर किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, टू सेल द कार ऑफ रुपीज कितना, 2 लाख। फिर कहता है बी एंड, क्या लिखा है ये, एंड बी विदाउट नो द प्रपोजल ऑफ ए, यानी बी को पता ही नहीं कि ए ने मेरे को ऑफर दिया है। यही चीज तो मैं भी बता रहा था ना, क्या दूसरे पार्टी को पता है कि पहली पार्टी ने ऑफर दे रखा है, आंसर है नहीं सर, पता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, मेक्स द ऑफर टू परचेज द सेम कार एट ₹2 लाख फ्रॉम क्या, ए, यानी बी ने भी ऑफर दे दिया किसको, ए को, कि मैं आपकी गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहता हूं। तो इस प्रकार के ऑफर को हम क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस ऑफर। क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर। समझ में आ गया। काउंटर और क्रॉस में एक डिफरेंस है, जानते हो क्या। काउंटर में क्या होता है कि हम नॉलेज रहती है हमको, ओरिजिनल ऑफर की हमें क्या रहती है, नॉलेज रहती है, लेकिन क्रॉस ऑफर में हमको ओरिजिनल ऑफर की नॉलेज ही नहीं रहती। मतलब यही डिफरेंस है क्रॉस का और किसका, काउंटर का। ठीक है, तो आप स्टार देके एक शब्द जरूर लिखिएगा, इन केस ऑफ द क्रॉस ऑफर। लिखिए जरा आप लोग, इन केस ऑफ द क्रॉस ऑफर, इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, in case of cross offer, acceptor party ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर मेक द ऑफर, फॉर मेक द ऑफर, मतलब जिसके लिए आपने ऑफर किया है, ब्रैकेट बंद, डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ, don't have a knowledge of original offer, don't have a knowledge of original offer, don't have knowledge of original offer, but in case of counter offer, but in case of counter offer, both the party
both the party know the original offer, know the original offer. ओरिजिनल ऑफर। तो बेटा जी अगर एग्जाम में ये सवाल आया तो आप लिख लेंगे कि भाई क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में क्या डिफरेंस है। कभी कभी पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि एक चीज जानो, जो क्रॉस ऑफर है और काउंटर ऑफर है दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। देखो इनका जो नेचर है वो दोनों का सेम है, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। काउंटर में आप अच्छे से जान रहे हो कि सामने वाला कितने का ऑफर मेरे से दे रहा है, लेकिन क्रॉस में मेरे को पता ही नहीं है कि सामने वाला भी मेरे को क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है। मैं विदाउट नॉलेज उसकी बात को ही मैं फिर से अपने शब्द में रिपीट कर दे रहा हूं, अपने शब्द में ही क्या कर दे रहा हूं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। बातें समझ में आ गई बेटे? तो एक बार देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, जो अंडरलाइन लिखा रहा हूं मैं। देखिए क्या लिखा है, when two party exchange the identical offer, exchange the identical offer in ignorance at the time of each other, at the time of each other offer, the offerer are called the cross offer। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आगे स्टार देखिए, ये जरूर लिख लीजिएगा क्या, there is no binding contract in case of, in such case because offer made by the person cannot be construct as a acceptance of the another offer। मतलब अगर मैंने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने अगर मेरे को ऑफर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दूसरी पार्टी आपके ऑफर को क्या कर ले रही है, एक्सेप्ट कर ले रही है, क्योंकि वो भी तो आपको एक ऑफर ही तो दे रही है। और आपको भी अच्छे से पता है कि जब तक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं बन के आता तब तक वो एग्रीमेंट का रूप लेगा ही नहीं। तब तक क्या वो एग्रीमेंट का रूप लेगा? आंसर है नहीं। और जब वो एग्रीमेंट का रूप नहीं लेगा तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा? आंसर है नहीं। तो बातें समझ में आ गई बेटा क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर की। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल ऑफर और जनरल ऑफर। देखो स्पेशल और जनरल दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा आपको। कारण क्या है? कारण इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का है, क्या कि स्पेशल ऑफर में जिसके लिए ऑफर किया जाता है, मतलब इस ऑफर में जो पार्टी होती है, जो आपकी क्या होती है बेटा, पार्टी होती है, वो आइडेंटिफाई होती है, मतलब निश्चित होती है, आइडेंटिफाइड होती है। मतलब जिसको हम ऑफर कर रहे हैं ना वो निश्चित होता है। तो उस प्रकार के ऑफर को हम क्या कहते हैं, आपका स्पेशल ऑफर। उस प्रकार के ऑफर को क्या कहेंगे? स्पेशल ऑफर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में क्या पार्टी आइडेंटिफाई नहीं होती? सर वहां पे भी पार्टी आइडेंटिफाई होती है, लेकिन अंतर क्या उसका? तो देखो हर चीज का नेचर अलग अलग है। मतलब स्पेशल ऑफर में पार्टी आइडेंटिफाई है, क्रॉस ऑफर में भी पार्टी आइडेंटिफाई है, काउंटर ऑफर में भी पार्टी आइडेंटिफाई है। लेकिन क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि वो ऑफर, मतलब जो दूसरी पार्टी है उसको ओरिजिनल ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है, और काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर की जानकारी है। और स्पेशल ऑफर में ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल ऑफर में हम सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यानी हम अपनी तरफ से कोई भी ऑफर नहीं दे रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी अपनी तरफ से कोई नया ऑफर क्रिएट नहीं कर रही है, सिर्फ या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो वो डिनाई करेगी, या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो वो क्या कर देगी, डिनाई कर देगी। बताओ समझ में आ रहा है इतना? आगे देखिए क्या लिखा है मैंने क्या कहा कि स्पेशल ऑफर में पार्टी आइडेंटिफाई होती है कि जिसको हमको ऑफर करना है, लेकिन जनरल ऑफर में यहाँ पे जिसको भी हमको ऑफर करना है वो पार्टी का आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होता। मतलब उस ऑफर को कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है, यानी जो हमारी टर्म्स और कंडीशन को पूरा कर दे, जो हमारी टर्म्स और कंडीशन को क्या कर दे, पूरा कर दे, उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे जब पहले स्वयंवर होता था, याद है किसी को स्वयंवर? तो स्वयंवर में क्या होता था, कोई ना कोई शर्त रखी जाती थी। महाभारत का स्वयंवर द्रौपदी वाला, जिसमें कहा क्या गया, मछली का आंख में निशाना मारो और लेके जाओ। सब एक से एक लोग आए,
किसी की तीर नहीं लगा मछली में, लेकिन एक अर्जुन थे, उनकी तीर लग गई मछली के आंख में, ले चले गए द्रौपदी को। सही है कि गलत है? तो क्या है ये? जर्नल ऑफर है। यानी जो स्वयंवर होता था वो जर्नल ऑफर होता था, यानी आप कंडीशन पूरा करिए, लेकर जाइए, लेकर क्या करिए, आप जाइए। देखिए आप ऐसे देखो, आप जब रोड पे जब जाते होगे तो वहां पे लिखा रहता होगा मोटा करें, मोटा हो 3 महीने में, पतला हो 3 महीने में, मोटे से पतला, पतले से मोटा 3 महीने में। क्या वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि सर आओ मेरे पास? वो जर्नल ऑफर है। आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, हमको बदलना है तो हम चले जाएंगे, ठीक है। यही तो है, ये जर्नल है और आपका स्पेशल है, ये आपका जर्नल है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा? जर्नल है। देखिए क्या लिखा है, और ये जो जर्नल ऑफर होता है, कहता है इट इज द ऑफर मेड टू द पब्लिक एट अ लार्ज, मतलब जनरल पब्लिक के लिए है ये। Hence anyone can accepted and do the desire act यानी कोई भी इस ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अब यही एक तो केस है चार्ली वर्सेस क्या है? कारबोल स्मोक बॉल एंड कंपनी। एक बार पढ़िए जरा केस क्या था। कहता है इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी द कंसीडर हैव टू एक्सेप्टेड द ऑफर। यानी कि अगर हमने उस ऑफर के अकॉर्डिंग काम किया तो इसका मतलब हमने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया ना। फिर क्या कहता है? until the journal offer is a rejected or a withdrawal, यानी उस ऑफर के खत्म होने से पहले ही हम कार्य करें, उस ऑफर के खत्म होने से पहले ही हम क्या करें? कार्य करें। अभी देखो एक ऐड आ रहा है, आजकल पेप्सी का बड़ा ऐड आ रहा है, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो उसमें एक व्यक्ति है, कहता है स्कैन करो और अपना आंसर मैसेज करो, आप लकी हुए तो आपको T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। मतलब वो क्या दे रहा है? जर्नल ऑफर दे रहा है ना, कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हमने स्कैन किया इसका मतलब हमने उस ऑफर को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर खुदा ना खास्ता हमारी किस्मत अच्छी रही, टिकट मिल गया हमारे नाम का, नहीं तो लिखा रहेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये चीज होता है, और क्या होता है। तो अगर हमको मिला तो इसका मतलब फिर हमें कंपनी, जो पेप्सी कंपनी है, वो हमको देगी कि नहीं देगी? देगी। यानी विड्रॉ होने से पहले अगर हमने उस ऑफर के बताए हुए कार्य के अनुसार कार्य कर लिया तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट मान लेंगे। बताइए बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गई। बाकी ये केस है, एक केस आप जरूर पढ़िएगा। क्या लिखा है? कहता है कि एक व्यक्ति है इन द फेमस केस, ये बहुत फेमस केस है, चलिए बहुत सुंदर। क्या है जरा पढ़ेंगे एक बार? क्या पढ़िए जरा पूरा एक बार, आप लोग एक बार पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बेटा तब तक वो पानी दे देना मेरे को, तब तक आप लोग स्क्रीन पे है उसको पढ़िए जब तक हम पानी पी रहे हैं, और कोशिश करिए समझने का। किसी को समझ में आया कुछ? समझ में आया किसी के? चलिए मैं बताता हूँ कि केस हुआ क्या था। एक कंपनी थी जिसका नाम था कारबोली स्मोक बॉल कंपनी। इसने कहा क्या कि अगर आप हमारे बताए अनुसार हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और आपका नुकसान होता है हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के पश्चात, मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, जुकाम बुखार खांसी हैजा कुछ भी हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम पेमेंट कर देंगे। यानी वो गारंटी दे रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, कुछ नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। कंपनी का ऐसा दावा है, कंपनी का क्या है? ऐसा दावा है। अब एक मिसेस चार्ली हैं, इन्होंने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद
बॉडी में कोई साइड इफेक्ट आया और प्रोडक्ट उसी तरीके से इस्तेमाल किया जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिखा था, और बाद में इन्होंने कहा कि सर हम आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बीमार हो गए हैं, आप मेरे को 100 यूरो को क्या करिए, आप पेमेंट करिए। यही कहानी हुई है। तो कहने का मतलब है, अब आप लोग मेरे को बताइए, आंसर हम बाद में पढ़ेंगे, आप लोग मेरे को बताइए अगर आप लोगों के सामने ये डिसीजन आता तो आप किसके पक्ष में रहते? चार्ली के पक्ष में रहते, या फिर ये जो स्मोक बॉल कंपनी है, चार्ली के पक्ष में रहते ना? क्यों रहते? क्योंकि सर ये तो जर्नल ऑफर है, कोई भी इस ऑफर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। यही कहानी नीचे भी दी गई है, पढ़ लीजिए। हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज यूजिंग द स्मोक बॉल, शी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बातें समझ में आ गई? चलिए फिर अब स्पेशल ऑफर की देख लेते हैं कहानी। इसमें क्या लिखा है? कहता है व्हेन द ऑफर इज मेड टू द स्पेसिफिक एंड द सर्टेन्ड पर्सन, इट इज नोन एज द स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली बाई द स्पेसिफाइड पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन मेड। यानी जिस व्यक्ति के लिए आपने ऑफर दिया है वही व्यक्ति उस ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। देखिए क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए ऑफर टू सेल हिज कार टू क्या आपका बी एट अ सर्टेन कॉस्ट। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा कौन? बी ही तो करेगा। ऐसा तो नहीं कि बी का लड़का एक्सेप्ट कर ले, बी की वाइफ एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ऑफर किसके लिए किया गया है, बी के लिए किया गया है ना, तो बी ही उस ऑफर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बताइए चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कहने का मतलब हमने जर्नल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब हमारा लास्ट ऑफर बचा है, वो है आपका स्टैंडिंग ऑफर। देखो स्टैंडिंग ऑफर या इसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर। मतलब सर एक बार एक्सेप्ट हो गया ये ऑफर, लेकिन फिर भी ये दूसरे लोगों के लिए ओपन है। दूसरे लोगों के लिए क्या है, ये ओपन है। जैसे आप जब स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म आता है, तो स्कूल के लिए एडमिशन के लिए एक व्यक्ति अगर फॉर्म ले लिया है तो क्या एडमिशन बंद हो जाएगा तुरंत? है नहीं ना, एक पर्टिकुलर डेट दी रहती है ना, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना। तो उस 1 महीने में जितने लोग फॉर्म लेते जाएंगे उतने लोग उस एडमिशन को क्या करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं ना। तो क्या लिखा है जरा पढ़िए। कहता है एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन, which is allowed to remain open for acceptance over the period of a time। यानी उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो ऑफर क्या रहेगा, ओपन होता रहेगा, चलता रहेगा आफ्टर द एक्सेप्टेंस। यानी किसी एक के एक्सेप्टेंस के बाद भी वो ऑफर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लोग जुड़ते जाएंगे, लोग एक्सेप्ट करते जाएंगे, एग्रीमेंट उनके बीच में बनता जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि टेंडर एज अ इनवाइटेड टू सप्लाई ऑफ द गुड्स इज द काइंड ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है भैया, कोई समस्या? हो गया। तो ये है आपके टाइप ऑफ ऑफर। तो एक बार जल्दी से देखेंगे टाइप ऑफ ऑफर कितने तरीके के होते हैं बेटे, जल्दी से बताइए मुझे। 5 तरीके के होते हैं, 5 तरीके के है ना। पहला क्या है बेटा, जर्नल ऑफर, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स्पेशल ऑफर। तीसरा क्या है बेटा, क्रॉस ऑफर। चौथा क्या है, काउंटर ऑफर। फिर क्या है आपका, स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। समझ में आ गया भैया? तो चलिए फिर अब इसी के आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं, और वो अगला टॉपिक हमारा कहता है क्या, इसेंशियल ऑफ द वैलिड ऑफर। यानी सर वो कौन कौन से तत्व होने चाहिए एक वैलिड ऑफर के लिए, वो कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए एक वैलिड ऑफर के लिए, यानी वो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए वैलिड ऑफर के लिए, यानी एक वैलिड ऑफर में क्या क्या पॉइंट होगा। तो देखो सबसे पहला ऑफर कहता है कि जो ऑफर होगा ना वो रिलेशन को क्रिएट करेगा। इट मस्ट क्रिएट द लीगल रिलेशन, द ऑफर मस्ट बी क्रिएट द लीगल रिलेशन। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ऑफर दे दिए। जैसे हमारे क्लास के एक लड़के हैं जिनका नाम है सौरभ। अब क्या हुआ कि दिन आया 14 फरवरी का, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, जाके ऑफर दे दिए किसी को।
तो क्या ये ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा है? नो, ये ऑफर सोशल या डोमेस्टिक रिलेशन क्रिएट कर रहा है, लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट कर रहा है भैया, ठीक है। और सामने वाली अगर ठुकरा के मेरा प्यार कर दे तो आप उस पर केस भी नहीं कर पाओगे। बोलो सर, लीगल रिलेशन कब होता है? जब आप बेटा लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। या तो आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आइए, या तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आइए, या तो आप पार्टनरशिप के अंदर आइए, या तो इनकम टैक्स के अंदर आइए, या तो मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी या किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत अगर आप आ जा रहे हैं तो वही आपका लीगल रिलेशन कहलाएगा। देखो लिखित वो तो अलग चीज है यार, वो तो फीचर है भाई, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट में तो ये तो कहा नहीं गया है, ऑप्शनल है ना, कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑफर मे बी द एक्सप्रेस, क्या था ऑफर? जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो ऑफर क्या था? एक्सप्रेस वाला भी तो था भाई। ऑफर कैसे कर सकते हैं? बाय द एक्सप्रेस भी तो कर सकते हैं। और एक्सप्रेस में मैंने आपको क्या बताया था? या तो आप ओरल करेंगे या तो आप रिटर्न करेंगे, और दूसरा मैंने बताया था या तो आप इम्प्लाइड ऑफर करेंगे यानी एक्ट के द्वारा, यही तो बताया था टू होम और फॉर होम में। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा आपका कि ऑफर मस्ट बी क्रिएट द लीगल रिलेशन। जिसको भी आप ऑफर करेंगे ना, जिसको भी आप क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, वो इसीलिए करेंगे ताकि आपका कोई भी वैधानिक संबंध उत्पन्न हो जाए। पढ़िए क्या लिखा है, कहता है ऑफर मस्ट बी such as in the law is the capable of being accepted and giving rise to the legal relationship. If the offer do not intend to give rise to a legal consequences and create the legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of the law. भैया सामने देख लीजिए, आप ही के लिए था क्या? A social invitation even it is the acceptance to not create the legal relation because it is a not so intended. जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसने कहा भैया वो दुर्गा जी की प्रतिमा लग रही है, चंदा कटवा लो। तो आपने कहा ठीक है 1000 रुपये का चंदा काट दो, लेकिन 4 दिन बाद पैसा दूंगा। उसने खट दे काट के दे दिया। अब आप कहोगे सर जी रिटर्न हो गया है। अब बंदा 4 दिन बाद डिनाई कर दे, तो क्या वो जो पर्ची है उस पर्ची के बेस पे आप उसके ऊपर केस कर पाओगे? आंसर है नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सर कोई लीगल रिलेशन ही क्रिएट नहीं हुआ है। अब आप कहोगे सर मेरे पास सबूत है, तो ऐसे सबूतों की कोई मायना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब लीगल रिलेशन है नहीं क्रिएट है तो सबूत लेके करूंगा क्या मैं? हाँ जी, वही तो नहीं होगा भाई, मैं बता तो रहा हूँ नहीं होगा। डोमेस्टिक जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि डोमेस्टिक और सोशल कभी भी आपके वैलिड ऑफर मानेंगे ही नहीं, कभी भी वैलिड रिलेशन क्रिएट ही नहीं करेंगे, लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे। समझ में आया? फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका कि जो ऑफर होता है बेटा वो मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए। मतलब कोई भी बोगस नहीं होना चाहिए, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, कोई भी हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। जो आप जिसके लिए ऑफर कर रहे हो ना, कम से कम वो ऑफर क्लियर तो रहे। अब पता चला कि मैं आपको अपनी कार बेचूंगा, अरे कौन सी कार बेचोगे यार? अगर मेरे पास एक कार है तब तो मैं आइडेंटिफाई कर लूं, लेकिन मान लो मेरे पास 10 12 20 कार होती तो? और क्या सबका प्राइस एक ही होता? क्या सबका कलर एक ही होता? क्या सबका मेंटेनेंस एक ही होता? आंसर है नहीं सर। तो जो आप ऑफर कर रहे हो ना बेटा वो कंप्लीट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए आपका? कंप्लीट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे कहूं बेटा वो दो दो दो, अब समझे नहीं आएगा सर क्या दें? क्योंकि सामने कैलकुलेटर भी है, मोबाइल भी है, कॉपी भी है, किताब भी है, तो कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मैं कहूं बेटा वो कैलकुलेटर दो, तो आप तो साफ साफ अब मेरे को दे दोगे ना। तो यही चीज है कि ऑफर जो है आपका वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़िए। कहता है
ए ऑफर टू सेल द 100 क्विंटल ऑफ द ऑयल। क्या लिखा? 100 क्विंटल ऑफ द ऑयल। ठीक है, बेचो, लेकिन कौन सा ऑयल सर? पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या फिर वो जो कैस्ट्रॉल ऑयल, कौन सा ऑयल? कुछ पता है? क्या ऑफर क्लियर है? हाँ, क्लियर हो सकता है, लेकिन जब हमें ये पता चले कि ए एक पर्टिकुलर ऑयल को बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे वो भी तो नहीं लिखा कि ए किस चीज का वेंडर है, कि लिखा है क्या? आंसर है नहीं। क्या लिखा है? देयर इज अ नथिंग वट एवर टू शो what kind of the oil is a intendant. The offer is not capable of being accepted for what want of the certainty. ठीक है बेटा? हाँ जी, क्या? नॉट क्लियर, नॉट क्लियर मतलब मस्ट बी स्पेसिफाइड, ये आप जानो। मस्ट बी स्पेसिफाइड, आधा अधूरी बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि वो मेरे को दो, मांग तो रहा हूं लेकिन क्या मांग रहा हूं? नहीं, ये तो बाद में बताया मैंने ना। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, और जो ऑफर होगा मस्ट भी क्या होगा बेटा? कम्युनिकेट टू द ऑफरी, यानी जिसके लिए आप ऑफर कर रहे हो, चाहे जर्नल ऑफर करो आप, चाहे स्पेशल ऑफर करो आप, चाहे काउंटर ऑफर करो आप, चाहे क्रॉस ऑफर करो आप, चाहे स्टैंडिंग ऑफर करो आप, कम से कम आप उसको कम्युनिकेट तो करो। कम से कम क्या करो? कम्युनिकेट तो करो। अब जैसे आपको पता होगा कि देखो, सुबह बच्चों को मैं हैंडबिल बंटवाता हूँ, तो कॉलेज में भी हैंडबिल बंटता है। ये क्यों बंट रहा है? इसलिए बंट रहा है ना, क्योंकि हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हैं। और मान लो हम चुप मार के बैठे रहते अपने घर में तो, या अपनी कोचिंग में बैठे रहते, तो क्या आप लोग आते? नहीं आते ना। तो जो आप ऑफर कर रहे हो, ऑफर को आप कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो स्पेशल पर्सन को करिए, चाहे जनरल पर्सन को करिए। क्या लिखा है? ऑफर टू बी द कंप्लीटेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द person to whom is a made, otherwise they can not be accepted of it unless the offer is a communicated। यानी जब तक आप ऑफर कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक एक्सेप्टेंस वाला कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। आगे कहता है कि देयर कैन नो एक्सेप्टेंस बाई इट, एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, इट इज अ नॉट एक्सेप्टेंस एंड डू नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ द एक्सेप्टर। मतलब क्या? कि मतलब मैंने अपने मन में ही सोचा कि मैं राम से किताब खरीदूंगा, मन में सोचा, और मन में ये भी आया कि आज मैं बोल दूंगा, आज बोल दूंगा, आज बोल दूंगा। मैं गया उसके सामने, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, और ये मानूं कि राम समझ जाए मेरे मन की बात। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बेटा। हाँ, वो अलग बात है, प्यार मोहब्बत में पॉसिबल है, लेकिन ऐसे मामलों में पॉसिबल नहीं है, व्यापारिक मामले में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑफर को आपको क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। ऑफर को क्या करना है बेटा? आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये आप जरा केस पढ़ लीजिएगा, लालबंत शुक्ला और गौरी दत्त का। पढ़ लेंगे कि पढ़ा दें? एक बार पढ़िए जरा, पढ़िए। हुआ क्या? देखो, एक महिला है जिनका नाम है गौरी दत्त, एक पुरुष है जिनका नाम है लालमन शुक्ला। जो गौरी दत्त हैं, हुआ क्या कि इनका एक भतीजा था, वो खो गया कहीं पे। अब कहाँ खोया राम जाने। और गौरी दत्त ने क्या किया कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दिया, हैंडबिल बंटवा दी, मतलब बोल दिया कि जो भी मेरे बच्चे को खोज के लाएगा हम उसको उचित इनाम देंगे। हाँ तो सुन तो लो, जर्नल ऑफर हो गया। और हमारे लालमन भैया बिना ये जाने कि गौरी, क्या बोला मैंने? बिना ये जाने कि गौरी ने ऑफर किया है, लड़के को खोज लिए। मान लो लड़का जा रहा था उनके सामने, पकड़ लिए उसको, और कहे कहाँ, तो बता दिया कि हम खो गए हैं। लेकिन लालमन को ये अभी तक नहीं पता है कि गौरी ने
बच्चे को खोज के लाने के लिए रिवार्ड रखा है, कोई बात नहीं। लालमन ने बच्चे का हाथ पकड़ा, पहुंच गए गौरी के लगे और कहे ये लो बच्चे, गौरी जी अपनी अपने बच्चे को संभालो। ठीक, बच्चे को दे दिया और बच्चे को देने के बाद फिर जाने लगे बाहर, और जाते जाते फिर उन्होंने घर के बाहर का वो कटिंग देख लिया जिसमें लिखा था बच्चे को खोज के लाने वाले को उचित इनाम। तो लालमन ने कहा यार बच्चा तो हमने पहुंचा दिया लेकिन पैसा तो लिया ही नहीं। फिर भाग के गए, कहे लाओ हमारा पैसा। तो जरा सोच के बताओ क्या गौरी पैसा देंगे? मानवता बस दे सकती हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग नहीं सही है तो वो पैसा नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि आप एक्ट तो किए हो विदाउट एक्सेप्टेंस किए हो। हाँ, तो वो अलग चीज है। मैं कह तो रहा हूं यहाँ पे संशोधन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ संशोधन नहीं है, संशोधन हो सकता है। और वैसे भी जो जिसने ये केस बनाया है ना, हमको लगता है कि उसको रिश्तों की नॉलेज नहीं है। हमको ऐसा लगता है रिश्तों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि सीधी बात है यार, क्या हम उससे पूछेंगे कि जो हमारा मान लो भतीजा अगर खो गया है, भगवान ना करे, ठीक है, तो अगर कोई ढूंढ के ला रहा है तो हम उसको पैसा देने से पहले पूछेंगे कि जरा बताओ क्या तुम्हें ऑफर पता था कि नहीं पता? तुरंत दे देंगे ना। तो हम कह तो ना, लॉ में रिश्तों को समझा ही नहीं जाता कुछ। ठीक है, फिलहाल ये ऐसा केस मनगढ़ंत केस है, मैं पहले बता दूं कि ये कोई कोर्ट केस नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत केस है, ऑथर के माइंड का केस है ये खाली। ठीक है, चलिए आइए। देखो लिखा भी है, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही कम टू नो द रिवार्ड ही क्लेम इट हेल्ड he was not entitled to the reward as he did not know to the offer। यानी ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वो एक्सेप्टेंस, वो रिवार्ड भी नहीं लेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए भैया, कहता है इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। यानी जो ऑफर किया जा रहा है ना, वो इसलिए किया जा रहा है कि दूसरी पार्टी का हम क्या ले सकें बेटा? कंसेंट ले सकें। क्या ले सकें? कंसेंट ले सकें, मतलब उसकी सहमति ले सकें। देखिए एक शब्द होता है मे आई। जैसे मान लीजिए आप बचपन में जब आपको प्यास लगती थी तो आप अपने जैसे मान लीजिए आपको बचपन में प्यास लगती थी, ठीक है, तो आप अपने मैडम या सर से क्या कहते थे? सर या मैम, मे आई गो टू ड्रिंक अ वाटर? मे आई, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं? तो कभी कभी टीचर मान लो डांट भी देते थे, बट बाद में जाना पीने, यानी उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अब खड़े होके सीधा कहो सर आई गो टू द वाटर, काइन वाइन नहीं, कुछ नहीं, सर आई गो टू द वाटर, यानी आप परमिशन में नहीं मांग रहे हो, आप तो सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो। तो ऑफर में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, ऑफर में रिक्वेस्ट किया जाता है। ऑफर मस्ट बी द रिक्वेस्टेड, ध्यान दीजिएगा, ऑफर मस्ट बी द क्या? रिक्वेस्टेड, नॉट द ऑर्डर। ऑर्डर नहीं दिया जाता। चीजें समझ में आ रही हैं? तो फिर क्या क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िए। कहता है ऑफर मस्ट बी मेड with the view to obtaining the assent of the other party address and not the merely with the view or to disclosing the intention to making the offer। हाँ, उसमें भी रिक्वेस्ट होता है, हर ऑफर में रिक्वेस्ट होता है भैया। नहीं, एक चीज जानिए, जर्नल ऑफर तो सबके लिए है, स्पेशल ऑफर एक सिंगल पर्सन के लिए, वहां पे भी रिक्वेस्ट है, वहां पे भी रिक्वेस्ट है, हर जगह रिक्वेस्ट है। अभी जैसे आप क्लास में बैठे हो, जिस हिसाब से आप ऐसे फैल के बैठे हो, मैं अभी आपको तुरंत डांट के सही करवा सकता हूँ, तो आप सही से बैठ भी जाओगे। लेकिन अभी मैं कहूँ कि प्रिय थोड़ा प्यार से बैठो, तो आप कहोगे है सर तो मज़ा ले रहे हैं, प्रिय बना रहे हैं हमको, तो सर के हम प्रिय हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑफर एक्सेप्ट क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में एक अंतर होता है। रिक्वेस्ट में हम सामने वाले का कंसेंट लेना चाहते हैं और ऑर्डर में हम अपना कंसेंट देना चाह रहे हैं।
आप ये जानिए। समझ में आ गया बेटा? फिर अगला पॉइंट कहता है कि यार स्पेशल ऑफर सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए दिया जाता है, इस वजह से वो स्पेशल है। स्पेशल को आप जर्नल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। एक बात बताओ, तुम अपना स्वयंवर कर सकते हो? मान लो 1 मिनट के लिए कर सकते हो, मान लो कर लिए, तो अगर तुम अपना स्वयंवर कर लिए तो इसका मतलब आपका जर्नल ऑफर है। कोई भी आके शादी कर सकती है आपसे, कोई भी का मतलब कोई भी, है ना? लेकिन अगर स्पेशल कर दिए तो जिससे करे रहोगे वही तो आएगी। लेकिन उससे भी उसको बुलाने के लिए क्या करोगे, ऑर्डर करोगे क्या उसे? रिक्वेस्ट? अच्छा, रिक्वेस्ट नहीं करते हो? रिक्वेस्ट किया जाता है शादी से पहले, जब हर महीने लड़की वाले जब आते हैं मिठाई लेकर ना, कि भैया कैसे हैं, भैया कैसे हैं, तो भैया कैसे हैं का मतलब ये नहीं हो रहा है भैया। ठीक है, मैं तो अपने बारे में कभी कभी सोचता हूँ, जब मेरी शादी होने वाली थी तो उससे हर दूसरे महीने या तीसरे महीने आती थी मिठाई, आती थी काजू कतली, आती थी कभी कुछ आती थी। शादी हो गई, उसके बाद ना तो कभी फोन आता है ना कभी मिठाई आती है। अब कभी साल भर 2 साल 2 साल में अगर कभी आ जाते हैं तो भले लेकर आते हैं, नहीं तो इससे पहले नहीं आते। तो वही मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले तो आप आते थे, अब क्यों नहीं आते? क्योंकि अब बेटा रिक्वेस्ट नहीं होगा, अब ऑर्डर होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट हो चुका है। इसी वजह से क्या लिखा है कि इट मस्ट बी द कंडीशनल। कभी कभी ऑफर आपका कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल का मतलब है कि मैं आपको जो क्राइटेरिया दूंगा, वो क्राइटेरिया ही आपके लिए कंडीशन का काम करेगा। जो क्राइटेरिया दूंगा वो क्या करूंगा, कंडीशन का। जैसे जब आप लोग कभी भी वैकेंसी फॉर्म भरते हो, मान लो सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे कंडीशन देता है ना कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कंडीशन। आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, कंडीशन। आप इस एज में इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है, देखिए एक्सेप्टेंस इज नॉट अ कंडीशनल, हमेशा याद रखिए। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होगी, लेकिन ऑफर कंडीशनल हो सकता है। क्योंकि अगर आपने एक्सेप्टेंस कंडीशनल दे दी तो फिर वो ऑफर आपका, जानते हो कौन सा ऑफर कहलाएगा? वो एक्सेप्टेंस आपका एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। बल्कि वो आपका क्या कहलाएगा, काउंटर ऑफर कहलाएगा। ठीक है, लीजिए भैया, बड़ी देर बाद हो सा है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई बेटा? तो ऑफर मस्ट भी क्या आपका, कंडीशनल। कहता है द ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू द एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफरर में आस्क द पेमेंट बाय द आरटीजीएस या नेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब मेरे को पैसा आप दे देना आरटीजीएस या नेफ्ट। तो ये कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। यानी अगर मैं उनको कैश दूंगा तो वो कैश एक्सेप्ट अब नहीं करेंगे, ये कहानी है, क्योंकि मैंने आपको मोड ऑफ पेमेंट बता दिया ना। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है, पॉइंट नंबर 6 देखिए। कहता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म्स ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस। मतलब अगर आपने मेरी कोई भी, मान लीजिए 10 कंडीशन मैंने दी, 10 कंडीशन में से आप 9 फॉलो कर गए, एक फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपको करना है तो पूरा 10 के 10 करिए, 8 9 या 9.5 नहीं, पूरा 10 के 10, तब जाके वो ऑफर क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, एग्जाम्पल पढ़िए। कहता है ए प्रपोज बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड मोबाइल ऑफ फॉर रुपीज कितना, 5,000। क्या कहता है आगे, एंड इफ नो रिप्लाई, if no reply by him in a week, it would be assumed that B was accepted the proposal। बताइए क्या ये ऐसा संभव है सकता है क्या? कि मतलब समझो केस कहता क्या है कि ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना 5,000 का मोबाइल आपको बेचना चाहता हूं, तो ऑफर दे दिए, खत्म करो यहीं पे। लेकिन आगे क्या कहा आपने,
आगे आपने एक शब्द लिख दिया कि आप अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दिए, या तो डिनाई कर दो या तो एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं किए तो हम ये मानेंगे कि एक हफ्ते बाद उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो मतलब एक्सेप्टिंग का कोई भी कंडीशन आप नहीं रखेंगे, एक्सेप्टिंग का कोई भी कंडीशन आप नहीं रखेंगे इन केस ऑफ द कहां ऑफर में। मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन आप अपने ऑफर में ऐड नहीं करेंगे कि ये ना पूरा होते ही आप हमारा ऑफर क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो भैया ये तो फ्री कंसल्ट ही नहीं है। ये फ्री कंसल्ट है फ्री कंसल्ट क्या? नहीं। अब जैसे तुम किसी को कहो कि हाँ तुम हमारी बन जाओ, ठीक है, हमारी बन जाओ, और तुमने अगर जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि तुम हमारी हो। अरे ऐसे कैसे हो हमारी? जबरदस्ती है क्या? ठीक है, हाँ? शांत रहना। वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है बेटा, वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि ऑफर में बी स्पेशल और मे बी द क्या जर्नल। अभी अभी ये पॉइंट पढ़ा आपने, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है कि ऑफर मे बी द एक्सप्रेस और मे बी द क्या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब ओरल या फिर रिटर्न हो जाए, या फिर आपका बाय द एक्ट हो जाए, बाय द सर्कुमस्टांसेस हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉय स्टार्ट अ क्लीनिंग द कार। एक लड़का, जैसे आप यहाँ तो नहीं लेकिन दिल्ली में जाओ आप कभी, जब ट्रैफिक रुकती है ना, तो वहां पे आपकी गाड़ियों को साफ करने के लिए 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे तुरंत है, पानी वानी डाल के गाड़ी वाड़ी एकदम क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के बाद ऐसे खटखटाक कहेंगे लाओ दो। तो ये जबरदस्ती है कि नहीं है? तो क्या ये आपका ऑफर माना जाएगा, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी क्या? या जैसे आप कभी बस में ट्रेवल करो, और ट्रैवल करने से पहले मतलब बस स्टार्ट होने से पहले वो लोग आ जाएं जो कहते हैं हाय 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 देना, और मेरे सलमान खान और मेरे शाहरुख खान, यही कहते पैसा ले लेते हैं। तो क्या ये एक तरीके से ऑफर माना जाएगा क्या? ये ऑफर ही नहीं माना जाएगा भाई, ये एक तरीके से लीगल ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, अ बॉय स्टार्ट क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट being asked to do. In such circumstances, any reasonable man could guess that he accept to paid for this her boy make a implied offer. यानी अगर उसने कार आपकी साफ की, आप मना ही नहीं किए, आप क्या नहीं किए, मना नहीं किए, तो ठीक है आप दे दो, फिर पैसा देना पड़ेगा। हाँ आप मना कर दो भैया मत करो ऐसा, चला जाएगा, क्या कर जाएगा आपका, चला जाएगा। तो ऑफर में भी द स्पेशल, ऑफर में भी द जर्नल, ऑफर में भी द इम्प्लाइड। सही है कि नहीं है भैया? आगे देखेंगे, एक पॉइंट बड़ा अच्छा सा है, पॉइंट नंबर 9 देखिए। जो ऑफर होता है वो डिफरेंट होता है किससे, इनविटेशन टू द ऑफर से। ऑफर मस्ट बी इज डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू द ऑफर। सर ये क्या होता है, पढ़ो एग्जाम्पल, इसके लिए आपको मैं डिफरेंस कराता हूँ पहले, ठीक है। देखिए इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ये होता है कि मैं सामने वाले को कंडीशन दे दूं, मतलब हम उसको वो प्लेस दे दें जिसमें वो आके मेरे को ऑफर कर दे। मतलब मैं क्या हूँ समझो, ऐसे समझो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं क्या हूँ, बिजनेसमैन हूँ। ये मेरा होटल है, मान लीजिए मैं अपने इस होटल पे बैठा हूँ, ठीक है, और होटल के सामने मैंने एक बढ़िया सी इतनी बड़ी रेट लिस्ट की वो लगा दी है, पर्ची लगा दी है, पूरा रेट लिस्ट, जिसमें लिखा है आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर, ये वो सबके आगे उसका प्राइस लिखा है। अब होटल पे आदमी क्या करने आएगा ये बताओ, सोने तो नहीं आएगा ना, है? सोने नहीं आएगा ना। अब होटल पे आप आए हो इसका मतलब भोजन लोगे। अब उसके बाद जब मैं आऊंगा, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति होटल पे आया, तो रेट लिस्ट जब
पकड़ाया जाएगा उस व्यक्ति को जो होटल में बैठा है, मतलब वो कस्टमर, तो वो क्या करेगा, मैं उसको ऑफर दूंगा या वो मेरे को ऑफर देगा? कस्टमर मेरे को ऑफर देगा या बिजनेस ऑफर देगा कस्टमर को? बिजनेस कभी कस्टमर को ऑफर ही नहीं देगा, कस्टमर ऑफर देगा, कस्टमर ऑफर देगा। पूछो कैसे? मैं उसको वैरायटी ऑफ वो बता दूंगा, ऑप्शन, मैं उसको सिर्फ वैरायटी ऑफ ऑप्शन दे सकता हूँ। नहीं, ऑफर नहीं है वो ऑफर नहीं है, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर है। मैं उससे कहूंगा कि सर आपका जो मन करे वो आप मेरे से मंगा लो। मैं ये नहीं कहूंगा कस्टमर, ए कस्टमर मैं तुम्हारे लिए 1 प्लेट सब्जी मसाला ला रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा, ए कस्टमर मैं तुम्हारे लिए आलू गोभी ला रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्या चाहिए? नहीं, आप होटल में जाते हो क्या कहते हो पहले? चलो ठीक है, मान लीजिए आप होटल में गए, होटल में जाने के बाद आप क्या करते हो, भैया मेनू कार्ड लाओ। मैं मेनू कार्ड लेकर पहुंच गया, फिर मैं खड़ा रहूंगा 2 मिनट, आप मेनू कार्ड ऐसे ही से देखोगे, फिर आप दाएं तरफ देखोगे कि बाएं तरफ देखोगे? देखो, जब तक नौकरी नहीं करते हो या अगर अपने पैसे से खाना है तो राइट तरफ देखा जाता है, मतलब रेट की तरफ, और अगर दूसरे के पैसे से खाना हो तो लेफ्ट की तरफ देखा जाता है। सही है कि गलत है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये भी आप जानो। ठीक है, तो अगर अपना पैसा है तो पहले राइट देखोगे, यानी अरे सरवा बड़ा महंगा, अरे यार रोटियां बहुत महंगी है यार। अच्छा ठीक है, लावा दे। और मान लिया क्या तुम्हारा दोस्त तुमको ऑफर दिया कि चलो खिलाएं, यार ये मंगाओ ये अच्छा है, ये मंगाओ ये अच्छा है, ये वाली कहानी। तो ठीक है, अब आपने कहा तो आप कहोगे ना भैया शाही पनीर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो इसका मतलब आपने उसको क्या दे दिया, ऑफर दे दिया ना, और वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है सर 5 मिनट बैठो लेकर आ रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, यानी मैं आपको उस जोन में लाके खड़ा कर दे रहा हूं जिस जोन में मैं ऑफर नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मालिक आप हैं, आप ऑफर करेंगे, क्यों? क्योंकि आप कस्टमर हैं। तो ऑफर ही वहां पे नहीं है। जैसे मैं एक ही चीज बेच रहा हूं, मान लीजिए मैं पूरी सब्जी बेच रहा हूं, ठीक है, अब मेरे पास कस्टमर आएगा, मेरे पास वैरायटी ऑफ लिस्ट नहीं है, तो कस्टमर भी देखेगा ना कि पूरी सब्जी ये मिल रही है, तो कहेगा भी तो क्या 1 प्लेट पूरी सब्जी देना। तो वहां पे भी तो मैं क्या कहूंगा, एक्सेप्ट करूंगा या वो कर दूंगा? ऑफर वहां पे भी तो चल रहा है, इनविटेशन वाला। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया। देखिए क्या लिखा है, देखिए इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर इसको आप लोग। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए of the act, the offer is a final expression of willingness by the offerer to the bound by the offer should the other party choose the accepted। मतलब कि ऑफरर जो है, जो ऑफरर है, जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है, वो अपने ऑफर के लिए, एक्ट के लिए क्या रहेगा, बाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे भी करना पड़ेगा, मुझे वो कार्य करना पड़ेगा। यानी ऑफर में सिर्फ सिंपल से ऑफर में ये 2 व्यक्ति हैं, ये आपका ऑफरर है, ये आपका क्या है, आपका एक्सेप्टर है। यानी ये ऑफर देगा और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इनविटेशन में कहानी क्या है, इनविटेशन में पहली कहानी, ये 2 व्यक्ति हैं, ये क्या है, 2 व्यक्ति हैं। ये सबसे पहले ये अपना इंटेंशन शो करेगा कि सर मेरे को क्या दो आप, देखो इसलिए मैं बिंदी डॉट डॉट कर रहा हूं। ये अपना इंटेंशन शो करेगा कि सर मेरे को आप ऑफर दो, मेरे को क्या दो आप, ऑफर दो। तो ये यहां से फिर ऑफर क्या करेगा, पास करेगा, यहां से ऑफर पास करेगा, और फिर ये बंदा यहां से अपना ऑफर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर देगा, उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपका 1 वे है और यहाँ पे क्या है, आपका 2 वे है, देखा जाए एक तरीके से। एक्सेप्ट ऑफर, ऑफर एक्सेप्टेंस 2, और यहाँ पे क्या है, पहले मैं आपको क्या दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, फिर सामने वाला मेरे को ऑफर देगा और फिर एक्सेप्टेंस होगा। मतलब पहले एक तरीके से समझो, पहले रिक्वेस्ट होगा, फिर क्या होगा, ऑफर होगा, और फिर क्या होगा आपका,
एक्सेप्टेंस होगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ऑफर होगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, आपका एक्सेप्टेंस होगा। बताइए चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर आगे देखिए क्या लिखा है इसमें इनविटेशन में, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज अ फाइनल, देखो क्या लिखा है, विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज अ फाइनल willingness propose the certain terms on which he willingness to negotiable, he do not make the offer but only the invite the other party to make the offer of those terms। बताइए यही चीज है कि नहीं है। यानी यहाँ पे मैं कोई अपना फाइनल विलिंगनेस नहीं दे रहा हूं, मैं अपना ये नहीं कर रहा हूं कि सर मैं ये करने को एकदम तैयार हो गया हूं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आओ आप ये मेरे को ऑफर दे सकते हो, मैं ये कार्य कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए, पहला डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। देखिए दूसरा डिफरेंस कहता है इंटेंशन ऑफ द पार्टी, इंटेंशन ऑफ द क्या, पार्टी, क्या लिखा है, इफ अ पर्सन हैज अ इंटेंशन ऑफ द नेगोशिएटिंग ऑन द टर्म्स इट इज द कॉल्ड द इनविटेशन टू द ऑफर। यानी सिर्फ मैं अपने टर्म्स और कंडीशन को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। जैसे मैं रेट लिस्ट की बात करें हम, तो एक तरीके से मैं अपना टर्म्स और कंडीशन ही तो दे रहा हूँ कि मैं आपको आलू मटर 50 रुपए में दे दूंगा, मैं आपको ये 10 रुपए में दे दूंगा, मैं आपको ये 100 रुपए में दे दूंगा। आपका इच्छा क्या लेना चाहते हैं, जो आप लेंगे उसी आधार पे बिल बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कहता है इफ द पर्सन हु मेक द स्टेटमेंट हैज अ इंटेंशन टू बाउंड बाई इट एज शून टू एज द अदर एक्सेप्टेंस he is make the offer। if the person who make the statement has a intention to the bound, मतलब अगर मैंने ऑफर दिया तो सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट किया तो मैं बाउंड हो गया, लेकिन इनविटेशन में मैं बाउंड नहीं हो सकता। कैसे, मान लो उसने कहा जाओ आलू मटर ले आओ, तो मैं कह सकता हूँ सर नहीं है, आप दूसरा ऑफर दे दो। अच्छा जाओ पनीर कोफ्ता ले आओ, नहीं है सर। जाओ ये ले आओ, नहीं है सर। तो वो भी कहेगा भाई जो मन जो हो वो ले आओ। तो ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। सीक्वेंस देखिए बेटा, कहता है द ऑफर कैन नॉट बी एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू द ऑफर, मतलब जो ऑफर है वो कभी भी इनविटेशन टू द ऑफर की बात नहीं करेगा, लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफर है वो हमेशा किसकी बात करेगा, ऑफर की बात करेगा। ऑफर कैन नॉट प्रिटेनिंग एज अ इनविटेशन टू द ऑफर बट द इनविटेशन टू द ऑफर ऑलवेज प्रिटेनिंग टू मेक द ऑफर। बेटा मैं यहाँ पे ये मानूंगा, मैं यहाँ पे ये मानूंगा ऑफर कभी भी इंटेंशन टू ऑफर नहीं बात करेगा, इनविटेशन टू ऑफर की बात नहीं करेगा, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर किसकी बात करेगा हमेशा, सर ऑफर कर दो मेरे को, आप मेरे को क्या कर दो, ऑफर कर दो। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये डिफरेंस है, इसको आप लोग जरूर लिखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द इनविटेशन टू द ऑफर एंड ऑफर, ठीक है। बाकी ये ऑफर, हाउ टू मेक एन ऑफर कैसे है ये भी आप जान रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही कि आगे बढ़ा जाए, इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम अगली क्लास कब पढ़ेंगे भाई, देखिए इस सैटरडे तो आप लोगों का टेस्ट हो रहा था, इस वजह से क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि फ्राइडे, जो आने वाला फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, 3 दिन लॉक कर लेंगे। 3 दिन क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, जो आने वाला फ्राइडे, आज तो संडे है ना, आज क्या है आपका, संडे है, क्या तारीख है, 6 तारीख है ना आज, 11, 12, 13 हम लोग कंटिन्यूस करेंगे और इस यूनिट 1 को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें देखो एक्सेप्टेंस बाकी है, अरे वो तो अलग चीज़ है, बहुत बाकी तो है ही है, ठीक है। एक्सेप्टेंस के बाद आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बाद आपका ये कम्युनिकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस है,
रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। यानी 3 टॉपिक अभी है। अरे ये 3 टॉपिक बेटा 3 पहाड़ है, ऐसे मत कहो कि सर यही खत्म, इतने जल्दी खत्म हो जाता तो फिर लॉ क्यों कहता ये। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट करिए, ज़रूर आप अपना फीडबैक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ताकि आगे की जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। बाकी कोई भी समस्या हो हमारी किसी भी क्लास को लेकर, चाहे अकाउंट की चाहे लॉ की, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी अन्य क्लासेस के लिए भी इंक्वायरी आप इसी नंबर पे हमसे ले सकते हैं। ख्याल रखिए आप सभी अपना, मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।